जवान भाई राम राम सत श्रीकाल सलाम अलैकुम। जवान भाई मैं पूरे सैनिक कपिल फौजी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से। जवान भाई कल एक वीडियो डाला था, एक सैनिक समाज का एक यूट्यूब चलाता है ऑनरेडी से, तो उसी के लिए तो वो वीडियो हट गया। हट कैसे जाते हैं? जब आप रिपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, कुछ तो काले अंग्रेज पीछे लगे रहते हैं, कुछ अगर हम जवानों को जागरूक करने के लिए कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और किन के द्वारा, जो हमारी सैनिक समाज के जिनके लाखों व्यूवर हैं और बेवकूफ़ बना के अपनी जेब भी भर रहे हैं, लाखों रुपया महीने में कमा भी रहे। दूसरी तरफ आप देखोगे कि वो जो है, जिस भेदभाव के खिलाफ हम लड़ रहे हैं उसी भेदभाव को वो आगे भी रखते हैं और आपके जरिए उस भेदभाव को सरकार तक पहुंचाते हैं कि देखो हमारे ऑनरेडी के साथ में कितना धक्का हो रहा है, ऑनरेडी को ईसीएचएच में जगह नहीं मिलती। तो उसी के लिए मैंने कल एक वीडियो जो बनाया वो यही था कि आप पहले तो जाके उस वीडियो को देखना है। मेरे पास में कल शाम को एक फ़ोन आया, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ भाई। एक हमारे कैप्टन राजेंद्र साहब हैं, कैप्टन राजेंद्र साहब को बेखूबी जानते हैं, उस जवानों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बहुत सारी मुलाकातें माननीय रक्षा मंत्री के साथ भी करे, धरना प्रदर्शन में वो अग्रिम रहते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि भाई मैं एक सिपाही हूँ, सिपाही से मैंने जन्म लिया और मैं चलो मेरे क्रम में कैप्टनी थी, पर आज मैं जो भी कुछ है वो सिपाहियों के साथ में, जो सिपाही हैं, हौलदार रैंक है, उनके साथ में जो भेदभाव हो रहा है मैं उसकी आवाज़ उठाना चाहता हूँ। मैं रैंक की नहीं कर रहा कि भाई जो जवानों को उनको ज़्यादा मिलना चाहिए, उसके बाद में जो ऊपर है उनको कम मिलना चाहिए। तो मैं पहले तो कैप्टन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे जो ऑनरेडी कैप्टन है वो बहुत ही कम मिलेंगे। तो उन्होंने मेरे पास में फ़ोन करा कि भाई कपिल जाके एक बार वो वीडियो देखे कि हमारे ऑनरेडी हैं और यूट्यूब चलाते हैं। बड़े ही शर्म की बात है कि उसने उस वीडियो के माध्यम से ये कहा है कि ईसीएचएच में जब कोई कैप्टन जाता है तो उसके आगे 100 बंदे लगे रहते हैं और कोई ऑफिसर जब जाता है तो वो 10 मिनट में काम करके आ जाते हैं। तो मैं ये तो बड़ी गलत बात है कि अगर उसके आगे 100 बंदे कोई लगे हैं, कोई सिपाही है, कोई हौलदार है, कोई जेसीओ रैंक है, कोई ऑनरेडी रैंक है, कोई ऑफिसर है, अगर वो 80 साल से ऊपर है तो इसका मतलब जो कैप्टन जो 55-56 साल में रिटायरमेंट आया है ऑनरेडी कैप्टन, तो उनको जो 80 साल के कोई सिपाही है, कोई ट्रेडमैन है, अगर वो आगे लगा रहता है तो उसको पीछे धक्का मारो, मतलब उस कैप्टन का पहले नंबर आएगा। उनका मकसद यही था उस वीडियो के माध्यम से जो कह रहे थे। दूसरी बात मैं उनको इतना कहना चाहता हूँ कि आपकी बहुत लंबी नाक है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जो बोर्ड के ऊपर लिखता रहता है, बोर्ड के ऊपर समझाता है, आगे इतना बड़ा एक पीपा नुमा माइक रख लेता है और उसमें बोलता है, कभी टाई लगा के आता है, कोट तो मैंने नहीं देखा, कोट तो वो नहीं पहनता, कोट वाला एक ही है, वो बोर्ड के ऊपर लिखता रहता है। और 20 वीडियो में से एक वीडियो उसकी काम की होती है, 19 फेक वीडियो, जवानों को गुमराह करना या जवानों का अलग टाइप से मनोरंजन करना, उनके मार्ग से उनको भटकाना कि उनके हक क्या बनते हैं, क्या चीज़ें। तो मैं उसको कैप्टन साहब को ये कहना पाता हूँ कि आपकी बहुत लंबी नाक थी, और लंबी नाक वाले को बोलते हैं कि ये बहुत तेज तराट के आदमी होते हैं, ये दूसरे की नौकरी खा के खुद का प्रमोशन ले जाए। वो आपने साबित कर दिया आज कि आपने ग्राउंड के ऊपर तो आपने कभी काम किया ही नहीं होगा। अगर ग्राउंड पे आपने काम किया होता तो भेदभाव की आप दूसरी आवाज उठाते। आपने बोला कि कैप्टन रैंक पीछे जाके खड़ा होता, उससे आगे 100 बंदे खड़े रहते हैं, तो 100 बंदे कौन है? भाई जवान होंगे जिनके 80-90 साल एज होगी। तो इसका मतलब जो कैप्टन आया है, जिसकी घुटनों में अभी दम है, वो खड़ा हो सकता है, वो इंतजार कर सकता है, और उसके आगे अगर कोई 80 साल का सिपाही है, हौलदार है, कोई जेसीओ साहब है, कोई कैप्टन है, तो उनको हटा के, और वो जो आपकी तरह ताजा रिटायरमेंट हो गया है उसको आगे लेके आना चाहिए ना। ये बिल्कुल आपका बेशर्मी भरा वीडियो, बेशर्मी भरा आप जानकारी देते हो जवानों को, और आपको डूब के मर जाना चाहिए। ये मेरी बात सुन, एक ही चीज है जहां पे लाइन नहीं लगती, जहां पे तख्तियां नहीं लटकी हुई, और वो क्या है? ईसीएचएच। ईसीएचएच में 2015 में माननीय हाई कोर्ट दिल्ली का एक फैसला आया कि ईसीएचएच के अंदर कोई तख्ती नहीं लगेगी जवान, जेसीओ, ऑनरेडी या ऑफिसर की। वहां पर सिर्फ एक लाइन रहेगी, और उस लाइन में भी सबसे पहले जिसको तवज्जो मिलेगी वो मिलेगी जो 70 साल की जो बुजुर्ग महिला है उसको, उसके बाद में 75 साल के बुजुर्ग सैनिक को सबसे फर्स्टली वहां पे
ओपीडी के अंदर उनका नंबर आएगा, उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये हो गया। अगर आपने बात उठानी थी तो आपने ये बात उठानी थी कि ईसीएचएच जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, जिसके अंदर अनगिनत घोटाले बाहर आ चुके हैं, जिसके अंदर जवानों को कोई दवाई नहीं मिलती, उसके बाद में बाहर से वो अगर खरीदते हैं और उसके बाद में बिल जमा करते तो बिल पास नहीं होते, इसके बाद में अगर कोई इमरजेंसी में कहीं इलाज करवा लिया तो वहां से जब वो बिल पास करवाने के लिए जाते हैं तो उनको बहुत मामूली सीजीएसएस का बिल के आधार पर उसकी पेमेंट की जाती है। कहने के लिए तो ये थी। और जो ईसीएचएच के अंदर पर साल 3500 करोड़ रुपए से 4000 करोड़ रुपए का खर्चा आया, यहाँ उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, जो ईसीएचएच के अंदर पॉलिटेक्निक इंचार्ज बना दिए, मैनेजर बना दिए, डायरेक्टर बना दिए, उनकी पेमेंट कितनी है और उनकी उम्र कितनी है? 60 साल से अबाउ। और उनकी पेमेंट कितनी है? 85 हजार रुपया। उन पॉलिटेक्निक के इंचार्ज को 85 हजार रुपया देने के लिए है, पर जवानों के लिए दवाई खरीदने के लिए नहीं। अगर आपने आवाज उठानी थी तो ये उठानी थी कि ईसीएचएच को आज के समय ईसीएचएच जवानों की जो ट्रीटमेंट है वो ठीक ढंग से नहीं कर रहे। दूसरी बात, प्राइवेट हॉस्पिटलों में रेफरल जाते हैं, अगर आपकी उंगली के नाखून में लगी है और उंगली का नाखून निकालना है तो आप कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना, आपको इंजेक्शन लगा के आपको 1.5-2 घंटे में वो आपको घर भेज देंगे। पर ईसीएचएच में के अंदर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए रेफरल बनवा के, वहां पर आपको 3 दनगेरे रखते हैं, उल्टे सुल्टे इंजेक्शन लगाए रखते हैं। किसी की पेट की गैस बन गई तो उसको छल्ले डाले जा रहे हैं, उसका किसी को ये नहीं मालूम इसका ब्लड क्या है, मतलब अंधाधुंध रुपया लूटने पे लगे हुए। और इसमें यह भी नहीं है कि ईसीएचएच जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, नहीं, इसमें बहुत सारे आदमी भी हैं। इसके अंदर जो ईसीएचएच के अंदर पॉलिटेक्निक में जो डॉक्टर बैठे, इंचार्ज बैठे, वर्दीधारी अधिकारी बैठे, जो ऊपरले लेवल तक बैठे हैं, वो भी हैं। आप लोगों को मालूम हो कि एक सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने कोरोना वायरस में एक अमृतसर गुरदासपुर में एक भ्रष्टाचार उजागर किया था 21 करोड़ रुपया का। उसमें डॉक्टरों पे एफआईआर दर्ज होगी, पर जो वर्दीधारी उस भ्रष्टाचार को इंजाम देने वाले थे उनको बचा लिया गया या उनको साइड अप कर दिया गया। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 8 जवानों का आरआर में हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार के मामले में जो दवाई बाहर बेचते थे लाके, उनमें कोर्ट मार्शल होगा। ऐसा हो सकता है कि किसी अधिकारी की बगैर नजर में होते हुए वह 8 जवान दवाई बेचते, लेजर बुक हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बिल है, सारी चीजें हैं। अगर ऐसा था कि अधिकारी को पता ही नहीं था तो फिर वो किस काम का अधिकारी कि उसके डिपार्टमेंट के अंदर चोरी हो रही है। जवान भाइयों, ये जो आप लोगों को गुमराह करते हैं। दूसरी बात में आऊं, आप पहले तो उस भाई का वीडियो जाके देखना। आप जब तक देखते रहोगे, जब तक कोई आपकी सुनाई नहीं करेगा, कोई आपके हक नहीं देगा। आप लोगों के हक बहुत अलग हैं, आपका मान सम्मान बहुत अलग है, वो आवाज वहां तक जानी चाहिए। पर ये आप लोगों को गुमराह, बेवकूफ और अलग तरह के मिर्च मसाले लाके आप लोगों के सामने न्यूज परोसते हैं। दूसरा, मैंने एक वीडियो देखा कोट और टाई वाले का। कहीं वो कोई 15-20 एक्स सर्विसमैन है, अपने जो जेवर यूपी के अंदर, अलीगढ़ के अंदर, वहां पे वो बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है, क्योंकि उसको पे पेंशन का तो ज्ञान नहीं कि वहां पे बैठ के पे पेंशन का बता दे। 11-12 मिनट की वीडियो में उसने क्या बोला कि मैं 9 लाख मेरे सब्सक्राइब हैं और मेरे पास में मैं सबका कमेंट का जवाब नहीं दे सकता। अगर कोई मेरी सदस्या ले रखी है 49 रुपये में, इसके अंदर आप लोगों को नहीं मालूम हुआ, यूट्यूब के अंदर सदस्या मिलती है, 49 रुपये की सदस्या ले रखी, तो उसका कमेंट हाईलाइट हो जाता है, मैं उसका जवाब देता हूँ। मतलब ये 1 रुपया कम 60 रुपये में लोगों का जवाब देता है। इसका मतलब ये एक बिजनेसमैन टाइप का माइंड और लोगों की जेब में से पैसा निकालना इसको बेखूबी आता है, तभी तो ये इतने ऑनरेडी लेके आया है। दूसरी चीज इसने इसके अंदर बोला, 105 जो सिक्योरिटी एजेंसियां, कंपनियां हैं, उनके साथ में मेरा संबंध है, आप वहां नौकरी करो। संबंध कैसे हो सकता है 105 के साथ में? ऐसा क्या हो गया कि आप तो भारत सरकार से भी ऊपर चले गए हैं? नहीं, ये वहां पर जो इसका जो चैनल चलता है, सबने पकड़ लिया कि भाई 9 लाख के करीब इसके सब्सक्राइबर हैं, बहुत लाखों में व्यूअर हैं। ये आदमी हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों में 8-10 हज़ार रुपये में
जवानों को बेचता रहेगा, उनका शोषण करवाता रहेगा और खुद कमीशन खाता रहेगा। ये सच्चाई। आप लोगों ने देखा होगा एक हवाई जहाज के ऐप भी लेके आया था, ये उड़न खटोला पता नहीं क्या नाम से लेके आया था। तब मैंने एक वीडियो में बताया था कि ये जो ऐप है ये प्राइवेट ऐप है। आप अगर कोई इस ऐप के जरिए कोई टिकट बुक करवाता है हमारा सैनिक भाई, तो उसको 150-200 रुपया महंगी टिकट मिल रही है, तो वो कमीशन किसकी जेब में जा रहे हैं? ये ऐप हैं, बहुत सारी हैं, गूगल पे पे गूगल स्टोर पे बहुत सारी ऐप हैं। तो अगर आप लोगों ने टिकट करवानी है तो जिस भी कंपनी की, जैसे इंडिगो है, इंडियन एयरलाइंस है या स्पाइस है, आप सीधे इनकी ऑफिशियल साइट पे जाओ, आप वहां पर एक्स सर्विसमैन लिख के एक्स सर्विसमैन की जो क्लिक है उसके ऊपर मार के आप अपनी टिकट बुक करवा लो, या ऑन ड्यूटी वाला सोल्जर करवा लो। आपको कम से कम 250 रुपये कम पड़ेगी। अगर आप 4 आदमियों की टिकट करवा रहे हो तो 1000-1300 रुपया तो कमीशन लेगी ये ऐप। ये बहुत सारी ऐप है। जवान भाइयों, आप अपना वीडियो को विराम लगाऊं। जवान भाइयों, असली जो हमारी मांग है उससे हम कहीं ना कहीं भटक गए। क्यों, कैसे भटक गए? क्योंकि आपने 2-4 साल में देखा होगा यूट्यूबियों की जो भीड़ आई वो बहुत जबरदस्त आई। जब हम यूट्यूब पे थे 2017 इसके ऊपर थे 2017 तक, फेसबुक के ऊपर जवानों को जागरूक कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो ये इतने मास्टरमाइंड आए कि इन्होंने उस आंदोलन को हाईजैक किया। क्योंकि आंदोलन जो जवानों को जो जागरूकता हुई है, हकों की हुई है, पे पेंशन की हुई है, 1 रैंक 1 पेंशन की है, मिलिट्री सर्विस पे का केस चल रहा है, डिसेबिलिटी पेंशन की है, अलाउंसों की बात है, CSD ECHS की बात है। तो इन जो व्यक्ति हैं, जो यूट्यूब ये हैं या जो सैनिक समाज के जो ये ऑलरेडी लेके आए हुए हैं, इनका तो कोई योगदान है ही नहीं। ना ये कभी लेटर लिखते, कभी किसी सांसद को, किसी मंत्री को, किसी भाई रक्षा मंत्रालय में, DSW में, कहीं भी ये लेटर नहीं लगते। कभी ये रक्षा मंत्री से मिलते ही नहीं, कभी मिले हों तो कभी कोई आंदोलन नहीं किया, कभी धरना प्रदर्शन नहीं किया। हमने तो वो सब कुछ कर लिया, धरना प्रदर्शन हमने कर लिया, लेटर पे लेटर हम लिख रहे हैं, माननीय रक्षा मंत्रियों के साथ में हम मीटिंग कर ली। तो इसका मतलब जागरूकता लाने में मैन कौन है? वो हम हैं। और ये जैसे ही रिटायरमेंट आए, ये इन्होंने जवानों की जो जागरूकता है उसको अपनी तरफ ले लिया कि जवान तो जागरूक हो गए और जवान इनके पीछे चलने लगे। आज इनके सब्सक्राइबर 8-8, 10-10 लाख हैं। अगर सच्चाई में ये आवाज पूछाएं आप लोगों की, भाई 1 रैंक 1 पेंशन पे पूरा हक जवानों का बनता, अगर ये इस तरह का वीडियो निकाल लें तो जवानों को फायदा हो सेकंड रिवीजन में। पर जवानों को फायदा कैसे नहीं होगा? क्योंकि ये रोज बोलते हैं कि आज इतना अलाउंस में, आज इतना एरियर मिलेगा, 3 लाख का मिलेगा पेंशन, 18,000 से 36,000 रुपये हो जाएगी। इससे सरकार बेखूबी अपने सो रही है, क्योंकि सरकार ने पता है कि जब जवानों के समाज से ऐसी बात आ रही है कि 3.5 लाख का एरियर मिलेगा तो हमारी कोई चिंता करने की बात नहीं, रिवीजन है वो रखा है, आप लोगों ने पता है, ये डेली ऐसे ही लेते रहेंगे। मिलिट्री सर्विस पे की अगर ये बात उठाएं कि मिलिट्री सर्विस पे जवान को सबसे कम मिलती है, जबकि जवान सबसे ज्यादा जवान बॉर्डर के ऊपर रहता है, मेन फर्स्ट लड़ाई जवान लड़ता है, पर इस पे भी नहीं। डिसेबिलिटी पेंशन, एक जवान जिसकी 2 आंखें नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, चारपाई के ऊपर रहता है, राल टपकती रहती है, 2 घर के सदस्य 24 घंटे उसके आगे पीछे रहते, कभी लैट्रिन करवाओ, कभी पानी पिलाओ, कभी खाना खिलाओ, चमचों से खिलाओ। उसके बाद में CSD ECHS के अंदर जो असमानता है कि एक ये मानवता के भी खिलाफ है कि एक जवान को बगैर AC का रूम मिलेगा, और एक जो JCOs है, जो ऑफिसर है, उसको AC रूम मिलेगा। ये मानवता के खिलाफ है। जो मानवता मतलब जो भारत सरकार का संविधान ये कहता है कि आप बगैर भेदभाव को इलाज देना पड़ेगा हर मनुष्य को, जबकि हम तो पेमेंट कर रहे हैं ECHS के अंदर, तब भी हमारे को इलाज नहीं मिल रहा। तो ये इन्होंने कौन सी आवाज उठानी चाहिए? क्या आवाज ये उठानी चाहिए कि आज ये फैसला आ गया, CSD में 4 साबुन की बट्टी बढ़ गई, आज एक गार्ड को 2 लाख रुपया मिल गया, बैंक में उसने वापिस लौटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इस चीज का फैसला आ गया। हम कितने सालों से लगे हुए हैं, पेंशन का काम कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री में। बहुत सारे भाइयों के मेरे पास में फोन आते होंगे, कमेंट का मैं ज्यादातर जवाब नहीं देता, बहुत सारे भाइयों के मैं उनको ये सिखाता हूँ कि भाई आपकी पे में बता देता हूँ कि भाई आपकी इतनी कमाई है, इतना आपका एरिया बनता है। आप एक लेटर लिखो अपने कहाँ पे
पीसीडीए, जहाँ भी जिस भी बैंक अथॉरिटी से आप पेंशन लेते हो, बैंक से लेते हो या भाई डीपीडीओ से लेते हो, आप उनके नाम से एक लेटर बनाओ और उसकी कॉपी 2 अपने माननीय रिकॉर्ड को करो, और उसके बाद में पीसीडीए इलाहाबाद को भी करो। अगर एयरफोर्स का है तो वो सकुता पार्क को करो, नेवी का तो भाई नेवी वाले उसमें करो। आप खुद अपनी पेंशन को ठीक करवा सकते हो। अगर किसी और के पास में आप जाते हो और उससे पूछते हो तो 30% तो पहले ही आपसे ले लेता है। और अगर आप इन यूट्यूब ये जो कोट टाई वाले हैं इनसे आप पूछते हो तो 60 रुपये में आपको ये बताएंगे, पर इनको पे पेंशन का मैं आज भी बताता हूँ, इनको ज्ञान नहीं, क्योंकि ये फंस गया वहां पे। जैसे ये कोट टाई वाला था जी, और मैं इसका वीडियो जाके देखना, एक जवान ने पूछ लिया कि आप कमेंटों का जवाब नहीं देते, आप पे पेंशन के बारे में बताते नहीं। इसने 12-13 मिनट का वीडियो डाल रखा है, 12-13 मिनट के वीडियो में इसने कहीं भी जवानों की कोई बात करी हो, फलाना धक्कड़ में लगा रहा है कि जो हौलदार रैंक की जो लड़कियां हैं उनको 50,000 रुपये कन्यादान मिलता है। ये तकरीबन सबको मालूम है। बात ये है कि तू ये बता कि 1 रैंक 1 पेंशन में जवानों को मिलेगा क्या, कितना मिलेगा, कौन कौन से सर्कुलर हैं जिनसे जवानों की जो सैनिक विधवाएं हैं उनका एरियर भी रुका हुआ, उनको सही अपने पे पेंशन का ज्ञान नहीं। अभी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी 1 महीने की हिमाचल के अंदर यात्रा करने वाली है। मोहन रंगन जी भी आ रहे हैं उनके साथ में। वो दिल्ली से शुरू होगी, हरियाणा में भी आएंगे, पंजाब में भी आएंगे। 4-5 बंदों से क्या किसी से कोई रुपया लेंगे? 1 रुपया भी नहीं। और इससे पहले कितनी अनगिनत पेंशन अदालतें कर ली सैनिकों को मेरे हिसाब से तो करोड़ों रुपये दिला चुके हैं, करोड़ों रुपये, 13-14 करोड़ रुपये से ऊपर का काम कर लिया। किसी से आज तक 1 रुपया नहीं लिया। 1 रुपया भी कोई ये कह दे भाई 1 रुपया मांग गया। अगर कोई मेरे से फोन करके मेरे से जिसने पूछा देश के अलग अलग कोनों से, किसी को मैंने ये कहा कि भाई आप मेरे को 1 रुपया दो, 2 रुपया दो, भाई जिसी मेरे को नॉलेज है उसी में बता देता हूँ, अगले को मार्गदर्शन। जोन भाइयों मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अच्छे आदमी अच्छे व्यक्ति को सपोर्ट करो। मैंने तो आप लोगों से कुछ मांगा नहीं कि भाई मेरे को ये दो वो दो। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जिससे जवान जागरूक हो जाए। जो पढ़े लिखे जवान है वो अपना भी काम करें और आस पड़ोस में जो सैनिक बहन बेटियां हैं, विधवा हैं, उनका भी काम करें, बुजुर्ग सैनिक का भी करें। और अगर किसी के साथ में CHD में कोई गलत दुर्व्यवहार हो रहा है तो वो उसकी भी आवाज़ करे। तो मैं तो ये जागरूकता करता हूँ कि खड़े हो, अपने पैरों पर खड़े हो, अपने हक को मांगो। अगर आपके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसको रोको, उसको टोको, क्योंकि ये आपका सम्मान है। आपके सम्मान के साथ में कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। ये जागरूकता है मेरी। और फलाना धक्कड़ की नहीं है कि आपको 4 लाख मिलेगा, 6 लाख मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। जिस भाई को दिल से अच्छा लगा वीडियो को शेयर करना और एक दूसरे को जोड़ना भी भाई।